नमस्कार साथियों, आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय की यूनिट 1 के अंतिम बिंदुओं जैसे ग्रामीण जीवन और शहरीकरण को पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले है ग्रामीण जीवन। भारत में 1969 में सबसे पहले 1969 में सर्वप्रथम ग्रामीण जीवन की परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार ऐसा सामुदायिक जीवन जो अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल और समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह ग्रामीण जीवन कहलाता है। इन्हीं शब्दों में हमें ग्रामीण जीवन की परिभाषा देखने को मिलती है, जहां पर गांव में अधिकांशतया लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर 75% आबादी कृषि या उससे जुड़े व्यवसायों में अपनी आजीविका कमाती है। गांव आत्मनिर्भरता, सामूहिकता, एकता, दुख दर्द के साझेदार और पारिवारिक संयुक्तता के प्रतीक है। हमें यहाँ पर इन सभी विशेषताओं की झलक देखने को मिलती हैं। पॉइंट वाइज अगर विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली है संयुक्त परिवार प्रथा। जहां एक और शहरों में एकल परिवार प्रथा पाई जाती है, वहीं गांव में अभी भी संयुक्त परिवार प्रथा अपने पैर जमाए बैठी है। यहाँ पर जाति व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ का समाज जातियों के रूप में और गोत्र के रूप में बटा हुआ है। धर्म और परंपरा को लेकर लोग बहुत ज्यादा संगीन हैं, संजीदा हैं। जनमत का आत्मनिर्भर होना, यहाँ पर जो जन समुदाय है वो अपने पेशे को लेकर आत्मनिर्भर है। कृषि और पशुपालन पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और पशुपालन अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं। जजमानी प्रथा, यह एक ऐसी प्रथा है जो कि गांवों में प्राचीन समय में व्यापक रूप से पाई जाती थी और अभी भी पिछड़े इलाकों में इसकी व्याप्तता देखने को हमें मिलती है। इसके अंतर्गत गांव का जो सुदृढ़ जमींदारी या भूमिपति वाला वर्ग है, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की दृष्टि से जो मजबूत वर्ग है, उनके यहाँ लोअर कास्ट, निम्न वर्ग के या कमजोर स्थिति वाले लोग अपनी सेवाएं देते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कुम्हार है, नाई है, बढ़ई है, धोबी है, ये सभी ऊंचे स्थिति वाले लोगों के, जमींदार लोगों के, भूमिपतियों के यहाँ काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में वस्तुएं या फिर धन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले विलियम एच वाइसर ने भारतीय गांवों में जजमानी प्रथा को बताया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने इसे गांवों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी घोषित किया था। इसी के साथ यहाँ पर निम्न जीवन स्तर पाया जाता है और स्त्रियों की आमतौर पर निम्न दशा देखने को मिलती है। ग्रामीण समुदाय के लोग अधिकांशतया भाग्यवादिता को मानते हैं। यहाँ पर कर्म सिद्धांत की अपेक्षा लोग भाग्य को, धर्म को, भगवान को अत्यधिक मानते हैं। जहाँ एक और शहरों में आज की पीढ़ी तिथियों को, वारों को, दिनों को, त्योहार, मेले, उत्सव इनको भूल चुकी है, वहीं आज भी पंचांग का उपयोग करते हुए सारे प्राचीन त्योहार या तिथियां गांव के समुदाय याद रखते हैं। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 68.84 आबादी गांवों में निवास करती है, अर्थात 31.16 आबादी शहरों में निवास करती है। इरावती कर्वे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। ई कर्वे ने भी अपनी पुस्तक इंडियन विलेजेस में निवास के आधार पर गांवों के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है समूहीकृत, जो समूह में रहते हैं, और दूसरा है पंक्तिनुमा, जो कि पंक्तियों में रहते हैं, और तीसरा है हैमलेट अर्थात क्लस्टर विलेजेस। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज गांवों से शहरों की ओर पलायन क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों ने लोगों को गांवों से शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर किया है। तो सबसे पहली बात है कि अगर 70% आबादी कृषि को या
उससे जुड़े व्यवसाय को अपनी आजीविका का आधार मानती है और आज के समय में कृषि या उससे जुड़े हुए व्यवसाय रोजगार युक्त नहीं रह पाए हैं, इससे उनकी आजीविका कंप्लीटली नहीं चल पाती है। इसीलिए अन्य व्यवसायों की देखरेख के लिए उनकी खोज में शहरों की ओर आबादी पलायन कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज गांवों की आबादी शहरों में पलायन कर रही है। ग्रामीण कुटीर उद्योगों का ह्रास। गांवों में जो छोटे हथकरघा, छोटे छोटे उद्योग थे, उनका पतन होने के कारण गांवों की आबादी शहरों में पलायन कर रही है। आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, इन चीजों की कमी होने के कारण आज की ग्रामीण आबादी पलायन करने को मजबूर है। रोजगार के वैकल्पिक साधनों का अभाव। हम आमतौर पर देखते हैं कि गांवों में कृषि, पशुपालन या इससे जुड़े व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य रोजगार के साधनों का अभाव होता है, जबकि शहरों में कई प्रकार के आजीविका के साधन हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए ग्रामीण समुदाय रोजगार की विविधता के कारण शहरों की ओर पलायन कर रहा है। दूसरी, आज 1991 के पश्चात एलपीजी के युग ने भारतीय लोगों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार होने की वजह से एक सुखवादी संस्कृति को पैदा किया है, उसकी ओर भारतीय जनता को उन्मुख किया है। तो यही उन्मुखता ग्रामीण समुदाय में भी देखने को मिली, इसीलिए ये शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वर्तमान सरकार या पिछली सरकारों के द्वारा लगातार गांव के विकास के प्रयास किए जाते रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गांव के विकास को केंद्र में रखा गया है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसी प्रकार उनका एक और कथन है कि जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को हम तृप्त नहीं कर पाते हैं, उसकी मांग को, अभिलाषा को पूरित नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे विकास की गंगा अधूरी रहेगी। तो इसीलिए इन्हीं सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। ग्राम सेठ पहला प्रोग्राम है, इसके माध्यम से गांवों को भी शिक्षा के नए रूपों से परिचित कराया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है शिक्षा गारंटी योजना। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो उसका निर्माण और संचालन सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा से जुड़े हुए ये दोनों प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि प्राचीन सरकारों के द्वारा चलाए जाते रहे हैं। अभी वर्तमान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, इसके तहत, और वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान को शामिल कर लिया गया है, रमसा को शामिल कर लिया गया है। इस समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से गांवों में समग्र शिक्षा को बढ़ावा या सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा है इंदिरा आवास योजना, जो पहले 1985-86 में चलाई गई थी। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से गांवों में आवास का निर्माण करवाया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 का यह प्रोग्राम है। एकीकृत या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत वर्तमान में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाता है। कंपनियों को इसमें 1600 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से गांवों में विकास करने की कोशिश की गई है। मनरेगा गांवों की कायापलट करने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। 2005 में कानून बना था और 2006 में इसे लागू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार हेतु कौशल विकास का एक कार्यक्रम है। 25 सितंबर 2014 को इसे प्रारंभ किया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को इसमें टारगेट किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना काफी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसमें संसद के प्रत्येक सदस्य को 2019 तक 3 गांवों में संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी दी गई थी। मनरेगा दोबारा रिपीट हो गया। इसमें 2005 का एक कानून है, 2006 से शुरू हुआ था
और 100 दिन के रोजगार की इसमें गारंटी दी जाती है और इसमें 50% श्रमिक महिलाएं होती हैं। गांवों के विकास के लिए मनरेगा काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी भी वर्तमान में नया डेटा है कि 51 लाख लोग राजस्थान में, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है, नरेगा से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में प्रारंभ किया गया और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को यह सशक्त करता है। इसमें 7% की ब्याज दर पे 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है और इसमें यह प्रावधान भी है कि अगर आप समय पर पैसा चुकाते हो तो 4% की रियायत इसमें मिल जाती है, अर्थात 3% पर यह आपको लोन दे देता है। भेल नामक पीएसयू ने गांवों के सुधार का जिम्मा लिया, जिसे विलेज एडॉप्शन कहा गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आने के पश्चात कई सारी निजी कंपनियों ने भी गांवों के या सामाजिक सुविधाओं के विस्तार के लिए काम शुरू किया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसाधनों की कमी होने के कारण और बेकारी होने के कारण, साथ ही संपन्न और जमींदार वर्गों की सुदृढ़ सामाजिक स्थिति के कारण बंधुआ प्रथा प्राचीन भारत में व्याप्त थी और अभी भी कुछ पिछड़े हुए इलाकों में यह हमें देखने को मिलती हैं। राजस्थान में इसे सागड़ी प्रथा कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं समाजशास्त्र के हिसाब से ग्रामीण जीवन पर आधारित। एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज, एम.एन. श्रीनिवासन की इंडियाज विलेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डी.एन. मजूमदार की रूरल प्रोफाइल्स, मैकम मेरियट की विलेज इंडिया, बैडन पॉवेल की इंडियन विलेज कम्युनिटी। क्योंकि रीट परीक्षा में कई बार पुस्तकें पूछी जाती रही है, इसलिए हम इन 5 पुस्तकों को याद रखेंगे। इसी के साथ ग्रामीण जीवन संबंधी हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसके पश्चात शहरीकरण पर चर्चा करते हैं। भारत में सिंधु घाटी में शहरीकरण का प्रथम चरण 2350 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। दूसरा दौर 6ठी शताब्दी अर्थात 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, जो कि वर्तमान में सतत रूप से जारी है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक अर्थात क्षेत्रफल व जनसंख्या आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना ही शहरीकरण कहलाता है। लुईस वर्थ नामक विद्वान के अनुसार नगरीयता एक जीवन शैली है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। एक नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि के सभी स्थान शहर में या नगर में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा कम से कम 5000 की जनसंख्या अगर होगी या फिर कामकाजी पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होगा या फिर जनसंख्या घनत्व न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। अगर तीनों मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी क्षेत्र नगर में शामिल किया जा सकता है। हालांकि नगरों की परिभाषा को लेकर हमारे देश में विद्वान एकमत नहीं है। यहां तक सरकार भी और सेंसस भी दोनों अलग अलग राय इसमें रखते हैं। एक अन्य फैक्ट है कि गांवों में प्राथमिक संबंध, जबकि शहरों में श्रम विभाजन के साथ द्वितीयक संबंध प्रधान पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध का मतलब है अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जहां हम प्रकृति से सीधे ही आय उत्पादक गतिविधियां करते हैं, अर्थात कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि इत्यादि। जबकि द्वितीयक संबंध में वे चीजें आती है कि प्रकृति से प्राप्त चीजों को विनियमित या दोबारा रीयूज करके उनको प्रसंस्कृत करके हमें अन्य उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें श्रम विभाजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। 2 महत्वपूर्ण विद्वान हैं, विल्कॉक्स और बर्गल। विल्कॉक्स ने कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले क्षेत्र को गांव और अन्य व्यवसाय को अपनाने वालों को नगर की संज्ञा दी है, और बर्गल ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं कि कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय करने वालों को नगर कहा जाता है। 2001 की जनगणना में 28.53 जबकि 2011 में 31.16 नगरीय आबादी मानी गई है। हमने पूर्व में भी इसको डिस्कस कर लिया है। और जनगणना के अलावा आंकड़ा देखें तो 2018 में 33.6 आबादी शहरों में मानी गई है।
जब किसी स्थान पर कोई बड़ा शहर बन जाता है किंतु उस शहर की जनसंख्या के अनुरूप अधोसंरचना का विकास नहीं हो पाता है तो इसे छद्म शहरीकरण कहते हैं। अविकसित और विकासशील देशों में सामान्यतया यही अवस्था मिलती है। हमारे भारत देश में इस प्रकार की व्यवस्था छद्म शहरीकरण नाम की अवधारणा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एक अन्य बिंदु है उपशहरीकरण। जनसंख्या से अति संकुलित होने से उत्पन्न ऐसा क्षेत्र उपशहरीकरण कहलाता है। इसका अर्थ है शहरों के इर्द गिर्द ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, जैसे कि दिल्ली। अति शहरीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी शहर अथवा उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के शहरीकरण के तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि मुंबई। शहरीकरण से जहां एक ओर गांवों की आबादी पलायन कर रही है, वहीं शहरों में वह अन्य प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रही है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, महिलाओं की समस्याएं, कच्ची बस्तियां, स्लम्स, आधारभूत संरचना से संबंधित, पर्यावरणीय, यातायात बेतरतीब हो जाता है, भावना की शून्यता आ गई यहां पर शहरों में, संवादहीनता है, व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति में वृद्धि है। जहां एक ओर गांव में हम की भावना पाई जाती है, वहीं शहरों में मैं की भावना, व्यक्तिवादिता की भावना हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आमतौर पर शहरों में पाई जाती है। इसके अलावा शहरीकरण के कारणों को अगर देखें तो राजनीतिक कारण है इसमें, इसके अलावा आर्थिक कारण है। आर्थिक में रोजगार की अधिक संभावना हमने देखी है। गांवों के पलायन के कारणों को हम शहरीकरण के कारणों में जोड़ सकते हैं। शिक्षा की अच्छी स्थिति, पर्यावरणीय स्थितियां, जीवन शैली आ जाएगी। अब शहरीकरण को प्रबंधित करने के लिए या ढंग से शहरीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा हमेशा प्रयास किए जाते रहे हैं। वर्तमान में स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और हृदय, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। महत्वपूर्ण कोटेशन है मैकाइवर और पेज का, जो कि ग्रामीण और शहरी जीवन पर भलीभांति हमें उपयुक्त लगता है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रामीण व्यक्ति अधिक मूर्ख और नगरीय व्यक्ति अधिक आडंबरपूर्ण होते हैं। गांव और नगर दोनों समाज है, कोई भी एक दूसरे से अधिक न तो प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। इन्होंने समाजशास्त्रीय व्याख्या करते हुए दोनों को एक समाज की दृष्टि से देखा है। साथियों, आज इसी वीडियो के साथ सामाजिक विज्ञान विषय की पहली जो यूनिट है वो समाप्त होती है। अगर आपको इस संपूर्ण यूनिट में या किसी पर्टिकुलर वीडियो में कमी मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा, और अगर हमारा प्रयास आपको सराहनीय लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जल्द ही हम यूनिट 2 का पहला बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।